हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4 पंचवटी पढ़ाने जा रहे हैं। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उसे देखिए कि प्रस्तुत कविता में केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि विचार तत्व की भी प्रधानता है। कवि को प्रकृति की सुंदरता बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आप स्वयं भी देखिए कि कभी सूर्योदय, कभी सूर्यास्त, कभी चांदनी रात, कभी प्राकृतिक ऐसे दृश्य की सुंदरता पर जो कविताएं कवि लिखते ही हैं, किंतु प्रायः वे प्रकृति में छिपा ऐसा सौंदर्य देख लेते हैं जो साधारण मनुष्य की आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ जो आपके सामने पंचवटी कविता है उसमें प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन और दार्शनिक विचारों के मेल का एक अच्छा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं, कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता क्या कहती है? कविता कहती है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु माने सुंदर, चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की चंचल किरणें, जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है उसकी किरणें कैसी हैं? सुंदर और चंचलता भरी हुई हैं, खेल रही हैं जल थल में। खेल रही माने फैल रही, फैल रही हैं जल थल में माने जल में, और थल स्थल में चंद्रमा की चंचल किरणें फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर कवि क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांदनी कैसी है? स्वच्छ है, एकदम श्वेत है। चांदनी बिछी हुई है, जो चांद की जो आभा है वो एकदम श्वेत चांदनी। तो कहाँ कहाँ पर? अवनी, अवनी माने धरती, अवनी, अवनी माने धरती, और अंबर माने आकाश। तो धरती और आकाश में के तल में चांदनी बिछी हुई है। फिर कवि क्या कहते हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती, और धरती कैसी हो रही है? पुलक, प्रसन्नता प्रकट करती है। प्रसन्नता प्रकट करती है किस तरह से? हरित तृणों की नोकों से, हरे रंग के तिनकों, तिनके समझते हो ना, जो धरती पर छोटे छोटे घास के रूप में उगाते हैं। तो हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरुभी। ऐसा लगता है जैसे चांदनी रात में मंद मंद पवन चल रही है और उसमें हरे भरे वृक्ष भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। जो धीमी हवा के झोंके चल रहे हैं उनसे वे जो वृक्षों के पत्ते हैं वो भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कवि क्या कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, क्या यही स्वच्छ चांदनी है क्या यही निस्तब्ध निशा? जो निस्तब्ध, रात्रि का समय कैसा होता है? निस्तब्ध, कोई स्वर सुनाई नहीं देता, शांत विश्राम के लिए रात्रि बनी है। तो निशा, रात्रि कैसी है? निस्तब्ध, जहाँ पर कोई भी शब्द नहीं है स्वच्छंद सुगंध व निरानंद है कौन दिशा। और जो स्वच्छंद, स्वच्छंद माने स्वतंत्र रूप से, सुगंध वायु, जो सुगंधित वायु बह रही है, तो ऐसा लगता है निरानंद। निरा माने बहुत अधिक और आनंद माने प्रसन्नता। कौन दिशा, ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें बहुत अधिक प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही? ऐसा तो है नहीं कि चांदनी इसके घर में है उसके घर में नहीं दिखाई दे रही हो, तो सर्वत्र बिखरी हुई है अवनी और भूतल में। फिर क्या कहा कि बंद नहीं अब भी चलते हैं, ये क्रियाएं बंद नहीं हैं, आज भी वैसे ही चलती हैं जैसी युगों से चलती चली आ रही हैं। और नियति नटी के कार्यकलाप, और ये जो हमारी भाग्य स्थिति है ये तो नटी की प्रकार, जैसे नट क्या करते हैं कि मन को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार के वो क्रियाकलाप दिखाते हैं। तो नट नटी के कार्यकलाप की तरह ही ये क्रियाएं होती रहती हैं, कितने एकांत भाव से, और कभी भी ये शोर मचाती हुई नहीं आती। जब आती हैं बिल्कुल शांत भाव से, प्रसन्नता आती है वो भी शांत भाव से आती है, और कोई दुख आता है वो भी शांत। हलचल तो हम मचाते हैं ना, गुस्सा हम करते हैं, दुखी हम होते हैं, प्रसन्न हम होते हैं, लेकिन जो क्रियाएं आती हैं हमारे जीवन में वो कैसे आती हैं? कितने शांत, कितने चुपचाप, एकदम शांत रूप में और चुपचाप रूप से हमारे जीवन में वे प्रसन्नता या दुख भर जाते हैं।
अब आपका नेक्स्ट पैरा है कि है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा माने धरती क्या करती है? बिखेर देती है मोती सबके सोने पर। ये मोती कौन से होते हैं? ये मोती होते हैं जिनको कहते हैं ओस की बूंदें। ओस की बूंदें जब रात्रि होती है तभी ये ओस की बूंदें धरती पर, इन घासों पर, इन पुष्पों पर बिखर जाती हैं और रवि बटोर लेता है उनको। रवि माने सूर्य। सूर्य जैसे ही उदय होता है वैसे ही इन सबको ऐसे बटोर लेता है कि जैसे वो उसी के लिए बिखेर दिए गए हों। सदा सवेरा होने पर जैसे ही प्रातः काल का समय होता है, सूर्य आता है और सारी ओस की बूंदों को, जो मोती अभी तक बिखरे हुए थे, उन सबको अपने में समाहित कर लेता है और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। संध्या थी तो रात्रि आ गई। रात्रि समाप्त होने के लिए सूर्य का आगमन होता है और जैसे लगता है कि उसने अब इस गति को, जो रात्रि वाली गति थी, इस गति को विश्राम देने के लिए ही रवि आता है। तो विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि शून्य श्याम तनु जिससे उसका। शून्य, अंधकार के समय आकाश कैसा होता है? शून्य, एकदम शांत। श्याम माने काले रंग का, और तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। नया रूप कैसा? कहीं पर चांद दिखाई देता है तो कहीं पर क्या दिखाई देते हैं? तारे दिखाई देते हैं। अनगिनत तारे दिखाई देते हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। उनके अलौकिक रूप को सिर्फ निहार सकते हैं। और सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। सरल और तरल रूप में वो तुहिन के कणों, जो बर्फ के कणों से बने हुए जो ओस के मोती हैं, उनको हंसती और हर्षित होती है। वो जैसे लगता है हंसते हैं तो और हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अति आत्मीय प्रकृति हमारे, जो हमारी अत्यंत आत्मीय है प्रकृति हमारी, और साथ उन्हीं से रोती है। ऐसा लगता है जैसे अश्रु अर्ध लाए। बड़ा अच्छा मैथिली शरण ने लिखा भी है, जो उनका गीत है उसमें उन्होंने लिखा है अश्रु अर्ध लाए। तो ये जो आंसू की तरह जो ओस के मोती हैं, जैसे लगता है कि वो निशा भी रो रही है और अपने अश्रुओं के मोतियों को धरा पर बिखेर रही है। बटोर कौन लेता है? रवि उन्हें बटोर लेता है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। प्रकृति हमारी, जो हमसे भूल होती है, ऐसा नहीं कि हम भूल नहीं करते, कितनी भूल करते हैं। जंगलों को काटते जा रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं। जहाँ हमें, आज आप देख रहे हो, आप किस काल से गुजर रहे हो कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन ना मिल पाने का कारण क्या है? क्यों? जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये कोई कृत्रिम गैस तो है नहीं, तो इसके लिए ना ही ये हम इसे बना सकते हैं, ना तैयार कर सकते हैं। ये तो हमें वृक्षों से ही मिलती है। तो क्या कहा? अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदय भाव में देती है। अदय और सदय दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, माने विलोम है। अदय जिसमें दया ना हो और सदय जो दया के साथ हो। तो बूढ़ों और बच्चों को दया भाव से प्रकृति सदैव सेती है। और गलती कौन करता है? युवा वर्ग गलती करता है ना, तो उनके लिए इसके पास कोई दया भाव नहीं होता। अच्छा, ये जो पंचवटी कविता है, ये पंचवटी कविता चित्रकूट में, पंचवटी का मतलब क्या होता है? पंचवटी का अर्थ होता है 5 बटों का समूह। ठीक है, 5 बटों का समूह। और आपने सुना होगा कि चित्रकूट में भगवान श्री राम ने पंचवटी में जाकर अपने लिए पर्णकुटी का निर्माण करवाया था। और वो कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर। तो देखिए, गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी उसी तरह से वहाँ का जल, उस नदी का जल आज भी उसी तरह से लहरें लेता है, हिलोरें लेता है, और चंचल जल कल कर कर मानो तान ले रहा है भी। ऐसा लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ का वातावरण अभी भी स्वच्छ है, इसलिए। और नाच रहे हैं अब भी पत्ते। वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे पत्ते अभी भी मगन होकर के नृत्य कर रहे हों, वायु के कोमल झोंकों से के साथ नृत्य कर रहे हों, और मन में सुमन महकते हैं। और वहाँ जैसे लगता है हृदय में पुष्प खिलते हैं। चंद्र और नक्षत्र और ललकार लालच भरे लहकते हैं। चांद और तारे दोनों जैसे लगता है कि ललचा करके लालच भरे लहकते हैं। आज भी धरती की ओर ऐसे निहारते हैं कि शायद अभी भी हमें यहाँ पंचवटी में श्री राम के दर्शन हो जाएंगे।
आगे कवि ने क्या कहा है? आंखों के आगे हरियाली, ये आपका अंतिम पैरा है। आंखों के आगे हरियाली रहती हर घड़ी यहाँ, और जहाँ तहाँ झाड़ी में झरती हैं झरनों की झड़ियाँ। कितना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण दिखाते हुए कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है कि आंखों के आगे हरियाली, नेत्रों में जहाँ देखिए वहाँ सिर्फ हरितिमा ही हरितिमा दिखाई देती है, और रहती है हर घड़ी यहाँ, और ये सदैव रहती है, सदा बहार है। और जहाँ तहाँ झाड़ी में झरती, झाड़ियों के बीच में ये झरती, झरती माने जो वहाँ पर, अब पुष्प क्या है, खिलते हैं, झड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इसी तरह से जहाँ तहाँ झाड़ियाँ भी झरती हैं झरनों की झड़ियाँ। कहीं कहीं पर झरने भी दिखाई देते हैं जो शीतल जल की धारा इस धरा पर ला रहे हैं। अब वन की एक एक हिमकणिका, वन की एक एक जो हिमकणिकाएं हैं, हिमकणिकाएं आपको इसके आगे भी मैंने बताया, हिमकणिकाएं माने बर्फ की बूंदें अर्थात ओस, जैसी सरस और शुचि है, कितनी रस के द्वारा जैसे लगता है भरी हुई है, कितनी शुचि जैसे पवित्र है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की कैसी विमल रम्य रुचि है। यहाँ सौ सौ नागरिकों, मतलब एक नहीं दो नहीं, जितने भी लोगों से आप यहाँ की चर्चा कीजिए, यहाँ की बात कीजिए, तो कैसी विमल रम्य रुचि है। तो वहाँ की जो प्राकृतिक, जो वहाँ का वातावरण है, वहाँ की जो पवित्रता है, वो उसको रुचिपूर्वक आज भी उसका वर्णन करते नहीं थकते हैं। ये कविता आपकी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई थी। माय डियर स्टूडेंट, इसको अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पुनः इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।